नमस्कार दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं पूछती हूँ कि मुझे भी जीने का हक है या नहीं? मैं यह नहीं कहती कि अपनी माँ, बाबूजी को घर से बाहर निकाल दीजिए, पर ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए कि इन्हें कुछ कहा ही नहीं जाए। आपको पता भी है घर का काम कितना होता है? अब मैं नौकरी करूँ या घर का काम? और अगर वो लोग घर का थोड़ा-सा काम कर देंगे, तो कौन-सी आफ़त आ जाएगी? अरे! तो इसमें शोर मचाने वाली कौन-सी बात है? करते तो हैं वो लोग घर का सारा काम। आज ही क्या ख़ास काम करते हैं? कल भी कपड़े रख कर गई थी, धोने को एक कपड़ा अपनी जगह से हिला तक नहीं। और रसोई घर में बर्तनों का ढेर लगा, सो अलग। छोटे बेटे और बहू के कमरे से आप इन आवाज़ों को सुनकर अपने कमरे में बीमारी की हालत में लेटी हुई सुलोचना जी उदास हो गई। सोचने लगी अभी आता ही होगा बेटा मेरा कमरे में मुझे समझाने के लिए कि मैं घर का काम किया करूं। हम भी दिन भर मज़े नहीं लूट रहे हैं, नौकरी पर जाते हैं तब जाकर दो वक्त की रोटी नसीब होती है। आप लोगों को इतने में यह बातें सोच ही रही थी कि देखा सामने उनका सुपुत्र हाजिर था, जिसे अच्छी तरह समझा बुझाकर माँजी के पास ऐसे भेजा गया था जैसे किसी सैनिक को युद्ध भूमि में भेजा जा रहा हो। बस फिर क्या था, लगा दुहराने उन सभी बातों को। माँजी बोली, बेटा तुझे तो पता है ना, घुटने तो मेरे पहले ही काम नहीं कर रहे थे। 2 दिन से बुखार में पड़ी हुई हूँ, मेरी हिम्मत तो खड़े होने की भी नहीं है। बूढ़ी हड्डियाँ हैं, कभी तो जवाब दे देती है। फिर भी जैसे तैसे मैं और तेरे बाबूजी मिलकर अपना खाना पका कर खा लेते हैं। कल तू नाश्ता भी तेरे बाबूजी ने ही नहीं बनाया था, तो माँ बाकी के काम भी करवा लेती बाबूजी से। बातों के बान छोड़ता हुआ छोटा बेटा भी नौकरी के लिए निकल गया, साथ में उनकी पत्नी सरिता भी। सुलोचना जी, जब अपना ही शरीर साथ ना दे तो कोई सगा नहीं होता, चाहे अपना बेटा ही क्यों ना हो। जब तक आप दौड़ दौड़ कर काम कर रही थी, तब तक तो बहू माँ जी करते हुए आपके आगे पीछे दौड़ती थी, हंसती बतियाती थी। कुछ दिन की बीमारी नहीं हमें एहसास करा दिया कि हमारी इस घर में कितनी इज्जत है। आनंद जी बोले, एक बात तो है श्रीमती जी, जब तक बड़ा बेटा और बहू हमारे साथ थे, वो हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देते थे। चाहे आपको लाख बुरे लगते हैं, लेकिन दिल की शताब्दी वह दोनों बड़े बेटे और बहू का नाम सुनते ही शोभा जी के दिल में एक हुक सी उठी। जाने कितनी ही कड़वी मीठी यादें उनके समुद्र रूपी दिल में हिलोरे ले रही थी। अभी 4 साल ही हुए थे बड़ी बहू संध्या को ब्याह कर लाए हुए। इस घर में नए नक्श आकर्षक थे, मगर सांवले रंग की थी। कभी कामों में सुगर थी, लेकिन जो भी काम करती थी तो शोभा जी को कोई न कोई नुक्स नजर आता ही था। हंसकर माफ़ी मांग लेती थी। गरीब घर की थी, इसलिए दान दहेज ज़्यादा नहीं आया था। पढ़ी लिखी भी थोड़ा कम थी, तभी शायद आंखों में खटकती थी सासू माँ की। छोटी ननद रेखा और देवर का भी पूरा सम्मान करती थी, फिर भी न जाने क्यों वो लोग उसे कभी सम्मान नहीं दे पाए। सभी को घर की मुर्गी दाल बराबर ही लगती थी, लेकिन प्रति प्रकाश उनका पूरा सम्मान करता था और संध्या को भी कोई शिकायत नहीं रहती थी। कुछ समय बाद उनकी ननद रेखा का रिश्ता भी अच्छे घर में तय कर दिया गया। शादी के समय बड़ी बेटी और बड़ी बहू ने दौड़ दौड़कर सारे काम किए, शादी अच्छे से निपटाए। थोड़ा ही समय बीता था कि छोटे बेटे विनय का भी विवाह कर दिया गया। जब छोटी बहू घर आई तो सभी ने जोरों शोरों से स्वागत किया। स्वागत जी हाँ, वो तो होना ही था। दान दहेज से घर जो भर दिया था उनके माता पिता ने, ऊपर से पढ़ी लिखी भी ज़्यादा थी, दिखने में खूबसूरत, गोरा रंग और सुंदर नए नक्श की शोभा जी तो निहार को गई। अच्छी अपनी छोटी बहू पर जब पड़ोसी देखते तो बोलते, बड़ी बहू का नाम संध्या तो ठीक था, छोटी बहू का नाम रोशनी रख दो शोभा। उसके रंग के साथ
खूब मैच करेगा। छोटी बहू सब सुनकर मन ही मन खुश हो जाती और सास की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब तो ससुराल वालों को बड़ी बहू फूटी आंख न सुहाती। जरा जरा सी बात पर सभी लोग उसे बातें कहने लगते। छोटी बहू आने के बाद सारा काम बड़ी बहू ही किया करती थी। बहू को करना ही पड़ता था। दलील यह थी कि छोटी बहू बड़े घर से आई है, काम थोड़े न करेगी। सभी का ये कहना था। अब तो छोटी बहू भी बात बात पर बड़ी जेठानी की चुगली किया करती, बातें कहती रहती। उसने सासू माँ के दिमाग में यह शक पैदा कर दिया कि भाभी अपने मायके में पैसा भेजती है और अपने पति विनय के साथ मिलकर उस पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। शोभा जी उनकी बातों में आकर भड़क गई। एक दिन अपने खिलाफ साजिश होते हुए देखकर बड़ी बहू के सब्र का बांध टूट गया और उसने अपने पति प्रकाश को सारी बात बता दी। यूं तो प्रकाश किसी मुद्दे पर बोलता नहीं था, लेकिन अब वह चुप न रह पाया। माँ संध्या घर का सारा काम करती है, दिन रात आपकी सेवा में हाजिर रहती है और बदले में आप उनकी उसी पर आरोप लगा रही हैं कि वो मायके में पैसा देकर आती है। ऐसा करना तो दूर की बात, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती। कल की आई पत्नी की तरफदारी करता है और हमारे सामने आंखें दिखाता है। नालायक, निकल जा हमारे घर से बाहर। कोई ज़रूरत नहीं है तुम दोनों की यहाँ पर। बड़े बेटे और बहू को बगावत के जुर्म में घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और पिताजी ने उसे जायदाद से बेदखल कर दिया। मकान और दुकान छोटे बेटे के नाम पर कर दिया और यहाँ से शुरू हुई हंसते खेलते परिवार की बर्बादी का दास्तां। अब घर पर उसकी पत्नी का ही राज था। माता पिता तो उनके हुक्म के गुलाम थे। बिगड़ा हुआ तो भी नहीं, बचपन से ही वो था और अब उसे जुआ खेलने की आदत भी पड़ गई थी। जो दुकान उसके बड़े भाई से हथिया ली थी, उसे जुए में गवा दिया। अब घर और परिवार की कमाई का एकमात्र साधन भी खत्म हो गया और आर्थिक तंगी से निपटने के लिए विनय और उसकी पत्नी ने नौकरी करना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद पिताजी बेरोजगार होकर घर पर बैठ गए और इस हालत में पहुंच गए। क्या हुआ श्रीमती जी, कहाँ खो गए? अरे तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या हुआ? आनंद जी अपनी पत्नी से बोले। संध्या बहू की याद आ गई। बड़ी भली है बेचारी, लेकिन हमने जो उन लोगों के साथ किया, भगवान उसके लिए कभी माफ़ नहीं करेगा। हमें हमें वही सजा दो हम दोनों को भी मिल रही है। भगवान भाग्यवान। खैर छोड़िए ये सब बातें। छोटी बहू कपड़े धोने के लिए कहकर गई थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं दे देता हूँ, कहते हुए आनंद जी उठकर बाथरूम में चले गए। अभी आनंद अंदर गए ही थे कि बाथरूम में से एक जोरदार आवाज़ आई और आनंद जी चिल्लाने लगे। उसकी पत्नी का कलेजा मुंह को आ गया। काफ़ी टांगों के साथ चलती हुई बाथरूम तक पहुंची तो देखा आनंद जी पोस्ट पर गिरे हुए हैं और उठने में लाचार हैं। हिम्मत जुटाकर बड़ी मुश्किल से उन्हें जैसे तैसे अपना सहारा देकर उठने में सहायता की और कमरे तक ले गई। आनंद जी कमर दर्द से कहरा रहे थे। शोभा जी ने उन्हें मलहम लगाने लगी। उनकी आंखों में आंसू की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह से दोपहर तक कुछ नहीं खाया पिया। बीमारी के कारण शोभा जी भी खाना बनाने में असमर्थ थी। कुछ फल रखे हुए थे, उन्हें काट कर ले आई और जैसे तैसे दोनों ने पेट भरा। थोड़ी देर तक तो दर्द कम नहीं हुआ तो शोभा जी ने विनय को फ़ोन किया। बेटा, तेरे पिताजी बाथरूम में फिसल कर गिर गए हैं, जल्दी आ जाओ घर पर, डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अरे माँ, मेरे पास अभी बिल्कुल समय नहीं है और शाम को भी ज़रूरी मीटिंग है, रात को ही आ पाऊँगा, कहकर विनय ने फ़ोन रख दिया। साथ ही शाम को जब छोटी बहू आई तो कपड़ों का गीत जस का तस देखकर बरस पड़ी। सास ससुर पर, माँ जी 2 दिन से कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, इतना नहीं कर सकते हैं घर बैठे आप दोनों कि ये कपड़े मशीन में धुलने के लिए डाल दें? बाबूजी, तुम्हारे
बहू, तुम्हारे बाबूजी कपड़े ही धोने जा रहे थे कि बाथरूम में फिसल कर गिर गए। इनकी यह हालत हो गई है इनकी, और तुम की थोड़ी देर पहले जिस आंसुओं को बड़ी बहू मुश्किल से शांत करके बैठी थी, फिर से वह निकल पड़ी। बचाए बाबूजी का हाल जानने की छोटी बहू गुस्से में पैर पटकती हुई बाहर चली गई और ससुर जी का हाल भी नहीं लिया। छोटी बहू उसके पति के आने के तुरंत बाद ही उनका कान भर दी। माँ ने उसे आवाज़ दी, विनय बेटे, अपने बाबूजी की हाल तो जान ले कि किस हालत में पड़े हैं बेचारे। माँ, मैं थका हारा अभी घर लौटा हूँ, थोड़ी देर आराम भी नहीं करने देते आप मुझे। और क्या हुआ बाबूजी को? ठीक ही तो दिख रहे हैं। 2 दिन महलम लगाएंगे तो वो दर्द भी चला जाएगा। छोटे बेटे की तीखी बातें माँ पिताजी को तीर सा चुभने लगा। अब तो लाचार जीवन भर लगने लगा। अगले दिन जब छोटी बहू ने देखा कि कुछ पल गायब हो है, तो नौकरी पर जाने से पहले रसोई घर के दरवाजे पर ताला लगा दिया और चलती बनी। बूढ़े पति पत्नी बेचारी भूखी प्यासी निढाल अवस्था में पड़े रहे। शाम को हालचाल जानने के लिए शोभा जी की बेटी का फ़ोन आया तो पूछने लगी, माँ, आपका क्या हाल है? बाबूजी कैसे हैं? बेटी की आवाज़ सुनकर और अपमान पाकर शोभा जी अपने असीमित दुख को छुपा न सकी और रोते रोते सारा हाल सुना दिया। अपनी माँ की बेबसी भरी आवाज़ नहीं बेटी, रेखा के दिल को जैसे ही चीर कर रख दिया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे। मीलों दूर चौथी उसने अगले दिन उनके अपने बड़े भाई प्रकाश को फ़ोन लगा दिया। उसने कुछ समय बाद अपनी बहन का फ़ोन देखकर प्रकाश हैरान सा रह गया। फ़ोन उठाते ही रेखा रो पड़ी और माँ बाबूजी के साथ हो रहे अत्याचार की कहानी एक सांस में अपने बड़े भाई को कह सुनाई। यह सब सुनकर प्रकाश भी हैरान रह गए। रानी का ठिकाना न रहा। उनके तुरंत अपनी पत्नी संध्या को अपने साथ चलने को कहा। उस रास्ते में सारी बात कह सुनाई और घर पहुंचकर देखा तो माँ बाबूजी बेहाल अवस्था में भूखे प्यासे पड़े थे। उनकी बेबसी ने बड़ी बेटी और बहू के दिल को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। अपने बेटे प्रकाश और बड़ी बहू को इतने समय बाद देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। प्रकाश, बड़ी बहू, तुम दोनों यहाँ आज ही देखिए, हमारे बच्चे आ गए। माँ की करुणा और वेदना मिश्रित स्वर सुनकर प्रकाश की आंखें आंसुओं से सदाबोर हो गई। माँ, बाबूजी, आप इतने समय तक इतने दुख सहन करते रहे, मुझे एक फ़ोन तक नहीं कर सकते थे क्या? अभी तक नाराज़ हैं आप हमसे? प्रकाश फूट फूट कर रोने लगे। हम लोगों ने तो तुम्हारे साथ व्यवहार किया है, उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। यह हमारे उन्हीं कर्मों की सज़ा है जो भगवान हमें दे रहा है। बाबूजी रूंधी गले से बोले। उधर अपराध बोध की भावना के कारण माँ की बड़ी बहू नज़रें नहीं मिलाने में असमर्थ थी। चलिए माता पिताजी, पहले हम आपको अस्पताल लेकर चलते हैं और उसके बाद आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा, बड़ी बहू ने आदरपूर्वक कहा। हमने बहुत अन्याय किया है तुम्हारे साथ और तुम दोनों हमारी परेशानी के बारे में सुनते ही दौड़े दौड़े आ गए। बड़ी बहू, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। यदि वक्त रहते मैंने सही इंसान की पहचान कर ली होती तो आज हमें यह सब ना देखना पड़ता। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ। मैं तुम्हारी सेवा भाव और प्यार को पहचान ही नहीं पाई। पता नहीं क्या क्या बुराई सोचती रही तुम्हारे बारे में। कहते हुए माँ ने बड़ी बहू को अपने गले से लगा लिया। माँ की आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही जिसने बरसों से उनके मन में बसी मैल को धो डाला। बस माँ जी, बस, जो हो गया सो हो गया। अब पुरानी बातों को याद करके कोई फ़ायदा नहीं। आपने हमें अपना लिया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कहते हुए बड़ा बेटा बहू उन्हें अस्पताल ले गए। लेकिन बेटा, अस्पताल में बहुत खर्चा होगा, आप चिंता ना करें माँ, सब इंतजाम हो जाएगा। प्रकाश, नहीं माँ जी, आश्वासन देते हुए कहा। आपके आशीर्वाद से मुझे भी अच्छी नौकरी मिल गई है और आपकी बहू भी घर पर सिलाई कढ़ाई का काम करके अच्छा कमा लेती है। अब हमें पैसे की कोई परेशानी नहीं है। अस्पताल से इलाज पाकर अब माँ
पिताजी पूछी पूरी पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। अस्पताल से बड़े बेटा और बहू माँ जी को अपने साथ अपने घर ले गए, जहाँ वह किराए पर रहते थे। देखिए माँ जी, यह है हमारा सपनों का घर। माँ जी, बाबूजी, आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए खाना बनाकर लाती हूँ। कहते हुए बड़ी बहू रसोई घर में चली गई और फटाफट खाना बनाने लगी। थोड़ी ही देर हुई थी कि बड़ी बहू ने लजीज खाना तैयार करके माँ बाबूजी के सामने हाजिर कर दिया। माँ बाबूजी, जिन्होंने इतने दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया था, खाना देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी ऐसी करू दशा देखकर बड़ी बहू अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी, लेकिन मन ही मन यह सोचकर खुश हुई कि उसे अपने माता पिता समान सास ससुर की सेवा करने का अवसर मिल रहा था। आज बड़ी बहू ने अपनी आंतरिक सुंदरता से अपनी सास ससुर का दिल जीत लिया था। अपनी भूल को सुधारते हुए पिताजी ने वसीयत दोबारा लिखवाने का निर्णय लिया। दुकान तो छोटा बेटा जुए में हार चुका था, लेकिन अब उन्होंने मकान अपने बड़े बेटे के नाम करते हुए छोटे बेटे और बहू को मकान खाली करने का आदेश दे दिया। बड़ी बहू ने मेहनत की आंख और अपनेपन से अपने सास ससुर के दिल में जगह बना ली। आज इस सोच की जीत हुई, सूरत की नहीं सीरत अच्छी होनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी सूरत नहीं बल्कि सीरत देखकर उसका आदर और सत्कार करो। तो दोस्तों, आज की यह छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। हर हर महादेव।